दोस्तों नमस्कार। यूं तो चुनाव इस साल बिहार में है, लेकिन तलवारें उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी खिंची हुई है। योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का ब्रांड है और इस समय बुलडोजर राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक नई छवि, एक आक्रामक और कट्टर हिंदुत्व। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं और कांग्रेस पार्टी भी नई बिसात बिछाने जा रही है। इधर चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच भी मुलाकात हुई है। इसके अपने अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला फिलहाल अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच है। समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिनों के लिए अखिलेश यादव लंदन गए हुए थे, आज वापस लौटे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिवाजी महाराज को लेकर के उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा का जो विषय है मेरा, वो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सेंगोल का विरोध। सेंगोल के बारे में आप सब जानते हैं, पहले मैं जरा उस पर बात कर लूं और उसके बाद फिर आते हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे एक नई बिसात बिछा रही है और किस तरह से वो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी अपने दांव में फंसाने के लिए काम कर रही है और किन लोगों को उसने इसके लिए लगाया है। और अखिलेश यादव की विश्वसनीयता को लेकर के भी जो सवाल खड़े होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। सेंगोल जब नई पार्लियामेंट बनी थी, उसके उद्घाटन में 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को हाथ में लेकर के और प्रवेश किया था पार्लियामेंट के भीतर। सेंगोल को जिसे राजदंड कहा जाता है, एक तरह से राजतंत्र की शुरुआत कर दी नरेंद्र मोदी ने। इसका विरोध उस समय बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, हालांकि चर्चाएं तो हुई थी। लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी ने 28 मई 2025 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार किया और उसके कर्ता धर्ता मुख्य रूप से मोहनलालगंज से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं R.K. चौधरी, वो पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। R.K. चौधरी के नेतृत्व में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार हुआ और इसमें R.K. चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेंगोल को हटाया जाए और सेंगोल की जगह पर भारत का संविधान की प्रति रखी जाए। जाहिर तौर पर यह बड़ा मुद्दा है और इस समय हिंदुत्व के सामने जब डट करके अंबेडकरवाद मुकाबला कर रहा है, सेंगोल माने राजतंत्र को किसी भी कीमत पर इस देश में नहीं रहना है, ये अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया था, नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने अपने संघ के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए और हिंदू राष्ट्र की एक तरह से नींव रखने के लिए सेंगोल उन्होंने स्थापित किया। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसे उस समय किसी भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर नहीं उठाया। और जो मुद्दे सामने आते हैं उसके बाद वो मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा इशू होता है, वो संविधान बचाने का और उसके साथ साथ जाति जनगणना का, आरक्षण बचाने का। ये जो तीन मुद्दे थे, जाति जनगणना का मुद्दा उठा था बिहार से, तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय और वो प्रधानमंत्री से डिस्कस करने के लिए गए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जाति जनगणना कराई जाए। फिर बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके परिणाम क्या हुआ कि 63% ओबीसी निकला और वो ओबीसी एक नए ढंग से राजनीतिक क्षेत्र में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आगे चल करके इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस बड़े पैमाने पर उठाया, वो मुद्दा दरअसल राहुल गांधी के हाथ में चला गया और एक तरह से कांग्रेस का वो बड़ा मुद्दा हो गया। और राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में जाति जनगणना कराई है, उस जाति जनगणना को वो मॉडल बता रहे हैं और बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उस मॉडल को वो फ्लॉप बता रहे हैं। दूसरी तरफ संविधान का जो इशू था वो एक तरह से उनको ऐसे ही मिल गया। बीजेपी के करीब 10 नेताओं ने यह कहा कि 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को खत्म करना है। और ये डिमांड बहुत लंबे समय से जमीन पर बहुजन जो तमाम कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिसकी चिंता व्यक्त की थी कि कहीं हिंदू राष्ट्र होता है तो ये पूरे देश के लिए आपदा साबित होगी और दलितों के लिए तो सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, तो किसी भी कीमत पर संविधान को बचाया जाए। ये जमीन पर तो
लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा था। राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर के और लगातार संविधान के विषय में बोलना शुरू किया और 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया। वो बात अलग है कि उन्होंने सरकार बनाई, दो बैसाखियों के सहारे इस समय वो सरकार में है। तो एक तरह से संविधान का मुद्दा भी राहुल गांधी के पास चला गया, जाति जनगणना का मुद्दा भी चला गया और राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद करते हुए संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है और बाद में जो प्रावधान हुआ उस प्रावधान को भी बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि 50% की जो सीलिंग है इसको भी खत्म करने की जरूरत है। तो एक तरह से आज की राजनीति में राहुल गांधी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े आइकॉन के रूप में सामने आए हैं और जिस तरह से वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर खुल के बात करते हैं और साथ ही साथ जो हिंदुत्ववादी तबका है, जो अगड़ी जातियां, खास करके जो शोषक जातियां हैं, उनके खिलाफ सीधा मोर्चा राहुल गांधी लेते हैं। इतनी हिम्मत और किसी दूसरे नेता में नहीं हो रही और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार इन समाजों के भीतर लोकप्रिय हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नई विसात की तरफ जा रही है। अखिलेश यादव की ये चिंता है और अखिलेश यादव ने, ऑब्वियस है, आर.के. चौधरी कोई अलग से नहीं कर सकते। बिना अखिलेश यादव के सहमति के या बिना उनके सहयोग के ये आंदोलन नहीं बढ़ सकता, लेकिन आर.के. चौधरी उसको लीड कर रहे हैं। ये सेंगोल का जो इशू है वो संविधान के मूल्यों को बचाने के सवाल पर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की जगह पर ये समाजवादी पार्टी जो उठा रही है, जाहिर तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए अखिलेश यादव बड़े मोर्चे पर अपनी लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मुद्दे को अखिलेश यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को इन मुद्दों पर डर लगता है? जिस तरह से वो मंदिर की बात कर लेते हैं कि हम इटावा में मंदिर बनाने जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करने चले जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं, लेकिन सेंगोल के मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी तरफ वो करणी सेना के खिलाफ भी जो मामला हुआ था, खास करके रामजी लाल सुमन ने जो चुनौती दी थी करणी सेना को और करणी सेना ने जो उनके घर पर हमला किया, हमले के बाद भी रामजी लाल सुमन लगातार ये कहते रहे कि मैं डरने और झुकने वाला नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी में और अखिलेश ने शुरू में सहयोग भी किया, लेकिन आगे चल करके अखिलेश यादव यू टर्न लेते हुए उन्हीं राजपूतों और क्षत्रियों के साथ बैठ जाते हैं महाराणा प्रताप की जयंती में और उसके बाद साफा बांध करके बाकायदा आते। एक बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या रामजी लाल सुमन को ऐसे ही छोड़ दिया है? क्या दलितों को वो इस्तेमाल सिर्फ करते हैं और उसके बाद उस मुद्दे को छोड़ देते हैं? क्या आर.के. चौधरी का भी इसी तरह से इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं और आगे कभी इसमें अगर दिक्कत होती है तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को छोड़ देंगे? ये जो दलितों को इस्तेमाल करना, खास करके उन दलितों को जो बीएसपी से निकल करके आए हैं, जिनकी अपनी बहुजन राजनीति की एक समझ रही है, जो अंबेडकरवाद से पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरीके से मंदिर की या जो सवर्णवाद की पॉलिटिक्स है, प्रतीकों की जो पॉलिटिक्स है, खास करके जो हिंदूवादी प्रतीक है, उनकी राजनीति को वो किनारे करके उसको खारिज करते हुए जो बहुजन प्रतीकों की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके जरिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाना चाहती है। सवाल ये है कि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें भी वो पलट जाते हैं। इस बीच में जो उन्होंने ब्लेंडर किया कि एक तरफ तो महाराणा प्रताप की जयंती के दिन वो बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन किया। वो प्रबुद्ध सम्मेलन केवल ब्राह्मणों का था, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का था। तो ये एक तरह से सीधे अखिलेश यादव स्वीकारते हैं कि प्रबुद्ध केवल ब्राह्मण हो सकता है और उसके बाद वो उसी प्रबुद्ध सम्मेलन में वो परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और आगे चल करके हो सकता है वो फरसा भी पकड़ ले, जो 2022 में किया था। तो अखिलेश यादव का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो क्या करेंगे। वो पीडीए की राजनीति जितनी मजबूत उन्होंने की थी, दलितों पिछड़ों के बीच में जो विश्वास उन्होंने कायम किया था और लोग मायावती को छोड़ करके अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए तत्पर दिख रहे थे, गए भी थे लोकसभा चुनाव में। तमाम दलित हों या अति पिछड़े हों, वो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों के लिए अखिलेश यादव के साथ लोग जाने लगे थे। लेकिन रामजी लाल सुमन का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, और अब रामजी लाल सुमन कहाँ है जब आपने करणी सेना के उस पूरे आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए और ठाकुरों के साथ
एक तरह से उनका तुष्टीकरण करने के लिए आप महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, फिर उसके बाद आप ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, तो आपकी जो यूएसपी है वो तो ब्रेक कर जाती है। आपके ऊपर कोई इस समय विश्वास नहीं कर सकता। अब आप सेंगोल को जब लेकर के आ रहे हैं तो क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है कि अखिलेश यादव सेंगोल के मुद्दे को लेकर के टिके रहेंगे? क्या आर.के. चौधरी को फिर से एक दलित नेता को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? हालांकि सेंगोल को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के कान में यह भी भरा जा सकता है कि सेंगोल तो साहब क्षत्रियों का मामला है, राजदंड की बात है, तो क्षत्रिय नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण चूंकि लेकर के गए थे तो ब्राह्मण भी नाराज हो जाएंगे। और ये अखिलेश यादव के कान में फूंका गया। इतना कान के कच्चे हैं इस समय के जो नेता हैं कि उनको उनके अपना विवेक दिखता ही नहीं, लगता ही नहीं है कि कोई राजनीतिक उनके पास समझ है। वो केवल अपने जो इर्द गिर्द चापलूस मंडली है, केवल उसकी बात को वो सुनते हैं और जो उन्होंने कह दिया उनको लगता है कि नहीं यही सही है। तो ये जो अंबेडकरवाद का इस्तेमाल है, आपने अब बाबा साहब वाहिनी बनाई, उसका क्या इस्तेमाल किया? कोई इस्तेमाल, उसके नेता कहाँ गए, कौन आए, कोई इससे मतलब नहीं है। तो आप केवल दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंगोल के मुद्दे पर भी क्या आर.के. चौधरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा? ये जो नया दाव है, ऐसे तो अगर मैं खुल के कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इस पर खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आर.के. चौधरी के जरिए इस सेंगोल मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और आगे चल करके फिर अखिलेश यादव अब एक और यूटर्न लेते हुए फिर उसी जैसे पीडीए में पी का मतलब पंडित हो गया, वैसे ही सेंगोल में भी वो कुछ गड़बड़ कर जाए, तो इसकी आशंका बराबर बनी रहेगी। और अब ये कोई नहीं कह सकता है कि अखिलेश यादव पीडीए के लिए विश्वसनीय हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जो उनकी चापलूस मंडली है वो ठाकुर और ब्राह्मण जो डर दिखाता है कि नहीं साहब हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। ये डर तो ये नरेशन तो मायावती के समय पर भी बना था। जब मायावती 2007 में इलेक्शन जीतती हैं तो उस इलेक्शन को कहा गया कि ब्राह्मणों ने पूरा इलेक्शन जिताया, जबकि सच्चाई ये थी, सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि केवल 16.7% लोगों ने 16.7% ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया था, लेकिन श्रेय पूरा ब्राह्मणों ने हासिल किया और बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े मंत्रालय हासिल किए। और अगले 5 साल के बाद मायावती के उस पूरे राजनीति को, सत्ता को निचोड़ करके और छोड़ दिया, और वो फिर समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के साथ ही रहे। आगे चल करके बीजेपी को उन्होंने खड़ा कर लिया। अखिलेश यादव को ये बात नहीं समझ में आती है, और जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन वो कभी टिकाऊ और कभी स्थायी नहीं हो सकते। हालांकि मुझे तो अभी भी आशंका है कि 2027 में वो कोई चुनाव अभी जीतने जा रहे हैं, केवल इसी आशंका की वजह से। शुक्रिया।